नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरएम लॉ एंड पॉलिटी में। आज हम 7 जून 2026 को हुई गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यानी स्टेट पीसीएस प्रीलिम परीक्षा के पॉलिटी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इस पेपर की खास बात यह है कि इसमें केवल आर्टिकल्स याद करने वाले सवाल नहीं थे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर, गवर्नर, पंचायती राज, यूसीसी और करंट पॉलिटी को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम आंसर के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। इस क्वेश्चन में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में स्टेटमेंट पूछे गए हैं। सही जवाब है ए, ओनली 1, 2 एंड 4। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइजर होता है और प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में बोल सकता है और प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। यह पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ओनली 1, 2 एंड 4। इस क्वेश्चन में 4 लेबर कोड्स के बारे में पूछा गया है। सही जवाब है डी, नेदर 1 और 2। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लेबर केवल यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। लेबर लार्जली कनकरेंट लिस्ट से जुड़ा है, इसीलिए सेंटर और स्टेट दोनों को रोल होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। कोड ऑन वेजिस 2019 मिनिमम वेजिस को केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर या शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। इसका उद्देश्य वेज प्रोटेक्शन को ब्रॉडर कवरेज देना है। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है और आंसर होगा नेदर 1 और 2। यह क्वेश्चन पार्लियामेंट की जॉइंट सीटिंग पर है। सही जवाब है बी, ओनली 1, 3 एंड 4। जॉइंट सीटिंग ऑर्डिनरी बिल्स में डेडलॉक दूर करने के लिए प्रेसिडेंट कॉल कर सकते हैं। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। अब ध्यान रखिए, जॉइंट सीटिंग को लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। स्पीकर्स एब्सेंट हो तो डेप्यूटी स्पीकर या रूल के अनुसार अन्य प्रिसाइडिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन डायरेक्टली प्रिसाइड नहीं करते। अब तक इंडियन पार्लियामेंट में जॉइंट सीटिंग केवल 3 बार हुई है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 3 और 4। इस क्वेश्चन में इमरजेंसी के इफेक्ट्स पूछे गए हैं। सही जवाब है डी, नेदर 1 नॉर 2। पहला स्टेटमेंट कहता है कि नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 की 6 फ्रीडम्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। यह हर नेशनल इमरजेंसी में सही नहीं है। आर्टिकल 19 की सस्पेंशन विशेष रूप से वार या एक्सटर्नल एग्रेशंस वाली इमरजेंसी से जुड़ी है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। प्रेसिडेंट्स रूल लगने पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना मैंडेटरी नहीं होता। कई बार असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जा सकता है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। क्वेश्चन 28 आर्टिकल 32 एंड रीड्स। यह क्वेश्चन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और रीट पर है। सही जवाब है ए, ओनली 2, 3 एंड 4। मैंडेमस जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इश्यू नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों वारंटों में कोर्ट पूछती है कि कोई व्यक्ति किस अथॉरिटी से पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है। प्रोहिबिशन रीट जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट इश्यू होती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट के लिए रीट इश्यू करता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर लीगल राइट्स के लिए भी रीट दे सकता है। इसलिए आंसर होगा ओनली 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन 34 यूथेनेशिया एंड आर्टिकल 21। यह क्वेश्चन हरीश राणा केस और यूथेनेशिया से जुड़ा है। सही जवाब है सी, बोथ 1 एंड 2। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का मतलब केवल जीना नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिग्निटी टिल डेथ यानी सम्मान के साथ मृत्यु की कॉन्सेप्ट को भी रिकॉग्नाइज किया है। पैसिव यूथेनेशिया में स्ट्रिक्ट मेडिकल गाइडलाइन के तहत
लाइफ सपोर्ट विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया यानी किसी लेथल सब्सटेंस से जान लेना अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, आर्टिकल 311 एंड सिविल सर्वेंट्स। यह क्वेश्चन आर्टिकल 311 और सिविल सर्वेंट्स की प्रोटेक्शन पर है। सही जवाब है बी, ओनली 1, 2 एंड 3। आर्टिकल 311 के अनुसार किसी सिविल सर्वेंट्स को उस अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी डिसमिस नहीं कर सकती जिसने उसे अपॉइंटमेंट किया था। दूसरा प्रोटेक्शन यह है कि चार्जेस बताकर इंक्वायरी का अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जैसे एक्सेप्शनल केसेस में प्रेसिडेंट या गवर्नर इंक्वायरी के बिना भी रिमूवल कर सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह प्रोटेक्शन केवल ऑल इंडिया सर्विस तक लिमिटेड नहीं है, स्टेट सिविल सर्विस को भी मिलती है, इसीलिए आंसर है ओनली 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 56, गवर्नर्स पावर। यह क्वेश्चन गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और डिस्क्रेशनरी पावर पर है। सही जवाब है ए, ओनली 1, 2 एंड 3। गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, खासकर जब बिल हाई कोर्ट की पावर्स को अफेक्ट करता हो। प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करना गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर माना जाता है। आर्टिकल 361 के कारण गवर्नर ऑफिशियल एक्ट्स के लिए कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है कि गवर्नर कंसर्न स्टेट का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। यह एक कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर है ओनली 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 64, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यह क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर है। सही जवाब है बी, ओनली 1, 2 एंड 4। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में प्रोपोन्ड की थी। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। मिनर्वा मिल्स केस में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बैलेंस को कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया, इसीलिए आंसर होगा ओनली 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 71, ग्राम सभा एंड पंचायती राज। यह क्वेश्चन ग्राम सभा और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर है। सही जवाब है ए, ओनली 1, 2 एंड 4। ग्राम सभा विलेज के एडल्ट वोटर्स से बनती है, इसीलिए यह पंचायती राज सिस्टम की फाउंडेशन है। पंचायत में एससी एसटी के लिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन मैंडेटरी है। पंचायत की 5 ईयर टर्म खत्म होने से पहले इलेक्शन कराना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वुमेन के लिए चेयरपर्सन पोस्ट का रिजर्वेशन केवल स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है, इसीलिए आंसर ओनली 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 78, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस बेसिक स्ट्रक्चर। यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और ऑब्जेक्शन वर्थी है। यहाँ एसर्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट्स वायोलेट करने पर इनवैलिडेट कर सकता है, भले बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट न हो। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। केशवानंद भारती के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के को मेनली बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट पर परखा जाता है। रीजन भी कहता है कि फंडामेंटल राइट्स सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से सुपीरियर है। यह भी गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टेक्निकली दिए गए ऑप्शंस में कोई परफेक्ट करेक्ट आंसर नहीं दिखता। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ऑब्जेक्शन पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह क्वेश्चन 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर है। सही जवाब है ए, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation.
42nd अमेंडमेंट ने जुडिशरी की पावर पर कुछ लिमिटेशन लगाई थी। 43rd अमेंडमेंट ने उनमें से कुछ प्रोविजंस को रिवर्स किया और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की जुडिक्शन को रिस्टोर किया। इसीलिए एसर्शन सही है कि 43rd अमेंडमेंट ने 42nd अमेंडमेंट के सर्टेन प्रोविज़न रिजर्व किए। रीज़न भी सही है कि इससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन रिस्टोर हुई, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 86 हिस्टोरिकल एक्ट्स मैचिंग। यह क्वेश्चन ब्रिटिश पीरियड के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर है। सही जवाब है ए। इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909 से कम्युनल इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की दिशा में इम्पोर्टेंट स्टेप था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हुई। इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861 लेजिस्लेटिव काउंसलिंग की बिगनिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैचिंग होगी A2, B1, C3, D4, E5 यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 90 बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने गए हैं। सही जवाब है ए, ओनली 1, 2 एंड 3। जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म और रूल ऑफ लॉ, ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने गए हैं। लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया में ब्रिटिश मॉडल जैसी पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है और पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर काम करती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ओनली 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 94 जुडिशियल रिव्यू। यह क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर पर है। सही जवाब है ए। एसर्शन सही है कि जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रीज़न भी सही है कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को पार्लियामेंट के ऊपर इंश्योर करता है। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ या अमेंडमेंट बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसे एग्जामिन कर सकती है, इसीलिए रीज़न एसर्शन की सही एक्सप्लेनेशन देता है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 97 बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर पर है। सही जवाब है ए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लॉ वॉइड हो सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए पावर देता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट जुडिक्शन देता है। इन प्रोविजन से इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बनता है, इसीलिए एसर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न एसर्शन को एक्सप्लेन करता है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 एडवाइजरी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143। यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन पर है। सही जवाब है डी। एसर्शन इनकरेक्ट, रीज़न करेक्ट। एसर्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है, यह गलत है। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकता है, लेकिन वह ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती। रीज़न सही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगने की पावर देता है, इसीलिए एसर्शन गलत और रीज़न सही है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 103 राइट टू प्राइवेसी। यह क्वेश्चन लैंडमार्क जजमेंट पर है। सही जवाब है डी। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना। राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जोड़ा गया है। यह जजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइवेसी को डिग्निटी, लिबर्टी और इंडिविजुअल
ऑटोनॉमी से कनेक्ट किया गया। इसीलिए याद रखिए, राइट टू प्राइवेसी का लैंडमार्क केस है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस। क्वेश्चन नंबर 108, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस। यह क्वेश्चन आर्टिकल 21 के दो कॉन्सेप्ट पर है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सही जवाब है डी, नॉन ऑफ द अबोव। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में मेंशन है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट उल्टा है, ड्यू प्रोसेस लॉ की फेयरनेस, रीजनेबलनेस और जस्टिस को देखता है, जबकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ मेनली लॉ द्वारा तय प्रोसीजर को देखता है। इसीलिए कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल से जुड़ा है। सही जवाब है बी, ओनली 1 एंड 2। सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने की प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, खासकर आर्टिकल 124 से रिलेटेड प्रोविजन में। डिटेल इंक्वायरी प्रोसेस जजिस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जजिस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से जुड़ा है, रिमूवल से नहीं। जज रिमूवल पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर से होता है, इसीलिए आंसर होगा ओनली 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 118, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यह क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ और फंडामेंटल राइट्स के सोर्स पर है। सही जवाब है बी, बोथ करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया के सबसे लंबे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता है। यह भी सही है कि फंडामेंटल राइट्स पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लंबा इसलिए नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लंबा इसीलिए है क्योंकि इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, सर्विसेज, शेड्यूल्स, एडमिनिस्ट्रेशंस और कई डिटेल प्रोविजंस शामिल है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, पंचायती राज फंड्स। यह क्वेश्चन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और फंड्स फ्लो मैकेनिज्म पर है। सही जवाब है ए, कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का मैकेनिज्म देता है, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, PRLS, यानी पंचायत को इफेक्टिव काम करने के लिए फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज चाहिए। रीज़न सही है कि फंड्स की कमी के कारण पंचायत कई बार प्रॉपरली काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के लिए व्यवस्था बनाई। एसर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 127, लोकसभा इलेक्शन एक्सपेंडिचर। यह क्वेश्चन लोकसभा इलेक्शन के एक्सपेंडिचर पर है। सही जवाब है ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकसभा इलेक्शन नेशनल लेवल इलेक्शन होता है, इसीलिए लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट कराने में जो एक्सपेंडिचर होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। स्टेट असेंबली इलेक्शंस का एक्सपेंडिचर जनरली स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, लेकिन जब सिम्युलटेनियस इलेक्शन होते हैं तो एक्सपेंडिचर शेयरिंग अलग तरीके से हो सकती है। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा गया है लोकसभा इलेक्शन, इसलिए आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 147, बेसिक स्ट्रक्चर एंड केशवानंद। यह क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बैकग्राउंड पर है। सही जवाब है बी, ओनली 2 एंड 3। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मेनली पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी से जुड़ी है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यह डॉक्ट्रिन जुडिशरी की अपॉइंटमेंट पावर या ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसीलिए करेक्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर होगा ओनली 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 157, आर्टिकल 53।
यह क्वेश्चन आर्टिकल 53 पर है। सही जवाब है ए, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 कहता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड होगी, लेकिन प्रैक्टिकल वर्किंग में प्रेसिडेंट यह पावर काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम में यह डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्टेड है, इसीलिए आंसर होगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 165, फेडरलिज्म। यह क्वेश्चन फेडरलिज्म के मीनिंग पर है। सही जवाब है सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फेडरलिज्म का सिंपल मीनिंग है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में यूनियन और स्टेट के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन 7th शेड्यूल में दिया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के माध्यम से यह तय होता है कि कौन सा सब्जेक्ट सेंटर देखेगा, कौन सा स्टेट देखेगा और कौन सा दोनों देख सकते हैं। इसीलिए फेडरलिज्म का सबसे सही मीनिंग है यूनियन और स्टेट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 171, काउंसलिंग ऑफ स्टेट, राज्यसभा। यह क्वेश्चन राज्यसभा यानी काउंसलिंग ऑफ स्टेट पर है। सही जवाब है ए, ओनली वन। पहला स्टेटमेंट सही है कि इंडिया में राज्यसभा में स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। यूएसए सेनेट में हर स्टेट को इक्वल सीट्स मिलती है, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन के आधार पर स्टेट्स की सीट्स अलग अलग है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नॉमिनेटेड मेंबर्स होने के बावजूद राज्यसभा को फेडरल चैम्बर माना जाता है, क्योंकि यह स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है। इसीलिए करेक्ट आंसर है ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 178, गुजरात यूसीसी बिल 2026। यह क्वेश्चन गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 से जुड़ा करंट पॉलिटी क्वेश्चन है। सही जवाब है ए, ओनली वन। गुजरात यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप्स की रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एग्जेम्पशन जैसे प्रोविजन शामिल है। इसीलिए स्टेटमेंट ए सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि इस बिल में सेम सेक्स मैरिज या सिविल यूनियन को हेट्रोसेक्सुअल मैरिज के बराबर लीगल रिकॉग्नाइज देने का प्रोविज़न नहीं है। इसीलिए करंट अफेयर्स में यूसीसी पढ़ते समय केवल हेडलाइन नहीं बल्कि प्रोविजंस भी पढ़ने ज़रूरी है। आंसर होगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 179, डीलिमिटेशन कमीशन। यह क्वेश्चन डीलिमिटेशन कमीशन पर है। सही जवाब है डी, 1, 2, 3 एंड 4। डीलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट की जाती है और इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन से काम करती है। इसके ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इंडिया में डीलिमिटेशन कमीशन 1952, 1963, 1973 और 2002 में कंस्टिट्यूट हुई थी। इसके अलावा लोकसभा सीट की टोटल नंबर फ्रीज 2026 तक रखी गई थी। इसलिए सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 200, आर्टिकल 14। यह क्वेश्चन आर्टिकल 14 के दो कॉन्सेप्ट पर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सही जवाब है डी, नेदर वन नॉर टू। इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा और सभी लॉ के सामने इक्वल होंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट उल्टे लिखे गए हैं, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत है और आंसर होगा नेदर वन नॉर टू। फाइनल। तो दोस्तों अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए इस पेपर में पूछे गए पॉलिटी क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इजी, मॉडरेट या ट्रिकी, और क्या क्वेश्चन 78 ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन बन सकता है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।